हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 12 फिजिक्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपनी पिछली क्लासेस में हमने आपकी फिजिक्स की बुक का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है, यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ योर फिजिक्स बुक, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपनी पिछली क्लास में जैसे कि हमने चर्चा स्टार्ट करी थी, डिस्कशन स्टार्ट करा था बच्चों, हमने ये देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और आवेश कैसी स्थिति में है? आवेश रुके हुए हैं, ठीक है। तो जब आवेश गतिमान नहीं होते यानी कि एक जगह पर स्थिर होते हैं, तब उनके गुणों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसा कि नाम बताता है, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का संबंध आवेश से है, यानी रुके हुए आवेशों के बारे में चर्चा करनी है। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में आवेश के बारे में बात करी थी। तो जो हमने ब्रीफ में बात करी थी उसमें से दो चार जो छोटी छोटी बातें हैं कि आवेश हम उसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, यानी कि जब जब आवेश स्थानांतरित होगा द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। किसी वस्तु से आवेश कम होंगे तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा, आवेश बढ़ेंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन कब कब होता है चार्जेस में, ये हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम आगे की चीजों को देखने वाले हैं। इसके अलावा चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, आवेश तथा द्रव्यमान के बीच में क्या अंतर है, इसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आवेश क्या है? आवेश एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि मूल गुण हम इसे कह सकते हैं किसी वस्तु का। यानी कोई वस्तु है तो उसमें आवेश होगा ही होगा, आवेश के साथ ही वो होगी। जैसे कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है? हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से आवेश भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको अगर आपको डिफाइन करना हुआ तो डेफिनेशन में आप इतना बोलेंगे कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पदार्थ के साथ जो गुण संयोजित होता है वो आवेश है और होता ही होता है, जैसे द्रव्यमान उसमें होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने आज की क्लास में जो बात करनी है वो करनी है वैद्युत प्रेरण के बारे में, यानी इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमको देखना है, विद्युत रोधी तथा चालक हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपके चैप्टर में उनको हम देखेंगे। तो आई होप कि आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे स्टूडेंट्स, और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर के जुड़ चुके होंगे, अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। चार्ज एंड मास, यानी आवेश और द्रव्यमान, इनके बीच में जब आप अंतर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो पहली सिमिलैरिटी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इंट्रिंसिक, दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी वस्तु का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं चार्ज और मास दोनों। यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान भी होगा और चार्ज भी होगा, आवेश भी होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, सर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? चलिए पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उसको हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपके जो दिमाग में आ रहे होंगे उनको भी पुट करता हूं। सर आप कहते हैं कि आवेश जो है यानी चार्ज जो है, आवेश जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है ना। इट इज ऑफ टू टाइप, धन आवेश एवं ऋण आवेश। चार्ज
इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सॉरी, तो यहां पर आप लोग जो चार्ज के साथ डील करेंगे, जो धन आवेश और ऋण आवेश कहने का मतलब है फिजिक्स में आपका वो मतलब होगा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, धन आवेश मतलब प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को धन आवेश बोलते हैं और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आवेश होता है दोनों के ऊपर वो समान होता है, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो समान होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में चार्ज होगा और प्रोटॉन के ऊपर धन में चार्ज होगा। अब यहाँ पर एक बात है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, कोई भी वस्तु है वो किसी एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, उस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणु होते हैं। ये छोटे छोटे परमाणु जो हैं, ये छोटे छोटे परमाणुओं के अंदर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, जिनको हम अंतर परमाणु की या कण कहते हैं। ठीक है, ये कण कौन कौन से होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। तो आपको पता है एक परमाणु के अंदर सबसे बीच में जो उसका नाभिक होता है, नाभिक के अंदर ये उसका नाभिक होता है। नाभिक के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज हम बोलते हैं धनावेश है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक जो परमाणु है उसका मॉडल है, बेसिक परमाणु जो है उसका मॉडल है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इस प्रकार से होते हैं। आप कहेंगे सर सॉरी, न्यूक्लियस जो नाभिक है इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, न धनावेश होता है न ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, यानी जो विद्युत रूप से वो उदासीन होते हैं, तो न्यूट्रल हो गए। लेकिन बचा सिर्फ क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, तो हम बोलते हैं ओवरऑल जो नाभिक है उसके ऊपर धनावेश है, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। अब जब स्थानांतरण होगा, हम बोल रहे हैं कि आवेशों का स्थानांतरण, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएंगे, तो उन आवेशों का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाएंगे, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई। जो पिछली क्लासेस से आपने बेसिक समझा हुआ है बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते हुए चलो। ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसके आगे मैं चार्ज और मास जो डिफरेंस में लिख रहा था उसके ऊपर आता हूँ। उसको समझने के लिए हम लोग स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर चल रहे हैं। आवेश और द्रव्यमान के बीच में कुछ छोटे छोटे मैंने डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे, और इनको मैं जब रीड करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा भी। इसमें मतलब कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, आसान सी बात है। पहली बात, आवेश धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। अभी मैंने क्या बोला, चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है तो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है तो ऋणावेशित होता है। तो आवेश धनावेश और ऋणावेश दोनों हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान यह सदैव धनात्मक होता है। आपने सुना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है -5 किलोग्राम है? नहीं सुना, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसको धनात्मक ही गिना जा सकता है, जीरो भी नहीं होता है। ठीक है, जीरो भी नहीं बोलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 है, मतलब कि कोई वस्तु है तो उसके साथ द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, तो यह सदैव धनात्मक होता है द्रव्यमान। सेकंड चीज, जो आवेश है ये चाल से स्वतंत्र है। चाल से स्वतंत्र मतलब कि कोई भी वस्तु का आवेश, कोई भी कण का आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन बोल दें या प्रोटॉन बोल दें, इनको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी स्पीड जो है, इसकी चाल जो है आप बढ़ा दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की, जो किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो वो बहुत ज्यादा अधिक चाल से लगा रहे हैं, उसकी चाल अत्यधिक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी, चाल अत्यधिक होने के बाद भी वस्तु के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आवेश पर चाल का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चाल से कोई आवेश चल रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जितना उसका मान होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज विद स्पीड।
बात समझ में आई। लेकिन द्रव्यमान जो है मास स्पीड के साथ चेंज होगा। अगर स्पीड चेंज हो गई तो वस्तु का द्रव्यमान भी चेंज हो गया। अगर कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलने लग गई तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अभी कुछ है और वो बहुत तेज गति से चलने लग गई तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। एक बात मैंने क्या बोली है, दोनों के दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। अब नेक्स्ट बात में हम क्या करते हैं, मैंने जो प्रीवियस क्लास का आपका टॉपिक है उसको लेकर के चलते हैं। अब आपने चालक और विद्युत रोधी के बारे में पढ़ा होगा, चालक एवं विद्युत रोधी के बारे में। तो जो चालक होते हैं वो क्या करते हैं, चालक को हम कंडक्टर भी बोलते हैं। चालक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह संभव हो पाता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। कंडक्टर्स अगर हम यूज करेंगे तो कंडक्टर के साथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। कौन कौन होते हैं कंडक्टर, जैसे धातु में आप कहेंगे लोहा, बिल्कुल, एल्यूमिनियम, बिल्कुल, और इसके अलावा कॉपर, बिल्कुल, चांदी, बिल्कुल। ये सभी क्या है, ये सभी चालक हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, धातुएं हैं। ओके, नेक्स्ट इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह असंभव हो पाता है। अगर यहां से विद्युत को जाना है, रास्ते में आप इंसुलेटर लगा दो तो इधर विद्युत नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर रास्ते में आप चालक लगा दो तो विद्युत का प्रवाह संभव हो पाएगा। बात समझ में आई। तो चालक वो पदार्थ हो गए जिनसे होकर के विद्युत आ जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर से होकर के विद्युत आ जा नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विल डेफिनेटली फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। ठीक है, दो अलग अलग बातें। तो जो हमारे पास इंसुलेटर हो गए वो कौन कौन हो गए, प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप देखो, आप लोग डेली लाइफ में क्या करते हो, डेली लाइफ में अगर कोई बिजली का काम करने वाला व्यक्ति होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, तो वो कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करता है। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, दो तीन काम करता है। क्या काम करता है भाई, बिजली ठीक करने से पहले अगर आप उसको बोलेंगे अपने शूज उतारो तो वो शूज नहीं उतारता, क्योंकि उनके शूज जो होते हैं उनका सोल जो होता है वो रबर या प्लास्टिक का बना होता है। उसका जूते का जो सोल होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी क्या करेगा, उसको करंट से बचाएगा। जो विद्युत का प्रवाह है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बिजली वाला है, उसके शरीर में नहीं हो पाएगा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर पाएगा, उसकी सुरक्षा कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो ये प्रिफर करता है कि वो प्लास्टिक की कुर्सी या वुड की कुर्सी या प्लास्टिक का कोई स्टूल या वुड का कोई स्टूल, उसके थ्रू काम करे। नेक्स्ट चीज आपने देखी होगी कि जो वायर्स होती है, हमारे वायर्स के बाहर कवरिंग होती है। वायर के बाहर कवरिंग होती है, तार होंगी, कॉपर की बनी हुई होती है तार। जो हमारे घर में बिजली की तार होती हैं वो कॉपर की होती हैं, और उनके बाहर कवर लगा होता है। आपने देखा होगा वो कवर किसका होता है, वो कवर प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक का कवर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो तार कहीं से संपर्क में आती है, अगर हम उसको पकड़ते हैं तो हमें करंट ना लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का प्रवाह ना हो पाए। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा जो आप अपने घर में बिजली की जब फिटिंग होती है तो वहां पर आप पाइप्स जो यूज करते हो बिजली फिटिंग के लिए, वो प्लास्टिक के होते हैं। तो दीज आर वेरियस डेली लाइफ एग्जांपल्स, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कंडक्टर जो हैं वो विद्युत के प्रवाह को संभव बनाते हैं, लेकिन इंसुलेटर विद्युत के प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी वायर्स बनी होती है जिनसे हमको बिजली भेजनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो धातु की बनी होती है, और जब हमको उसकी सुरक्षा करनी होती है तो वो प्लास्टिक या लकड़ी आदि की बनी होती है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे पास दो पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझने वाले हैं कि विद्युत का प्रेरण क्या होता है। आवेशन देखिए बच्चों, आवेशन दो प्रकार से हो सकता है। हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, आवेशन मतलब क्या होता है, चार्जिंग। तो चार्जिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जब आप किसी वस्तु को चार्ज कर रहे हैं, ये दो टाइप्स की हो सकती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग को हम आवेशन बोलते हैं, कंडक्शन मतलब संपर्क में, और इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप इनको संपर्क में ना रखें। ठीक है, तो कंडक्शन में जब दो बॉडीज को चार्ज करना है तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी।
ठीक है, और इंडक्शन में क्या होंगी, वो दूर दूर रहेंगी। ठीक हो गया। तो चार्जिंग किस प्रकार से करी जाती है, इसको हम लोग देखते हैं। चार्जिंग मतलब आवेशों का आदान प्रदान, ठीक है, आवेशों को देना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जिस बॉडी को आवेशित करना होता है, जिस बॉडी को आवेशित करना होता है उसके पास दूसरी बॉडी लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी बॉडी लाते हैं। तो जैसे अगर हमको ये बॉडी को आवेशित करना है, एक बॉडी को आवेशित करना है, तो विद्युत रूप से देखा जाए तो सभी बॉडीज क्या होती है, उदासीन होती हैं, है ना। तो अगर इस बॉडी को मुझे आवेशित करना है तो इस बॉडी, ये बॉडी उदासीन है, यानी कि इसमें जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब मुझे इसे आवेशित करना है, तो मुझे आवेशित करने मतलब इसमें एक प्रकार के आवेश देने हैं, मुझे इसमें एक प्रकार के आवेश देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, विपरीत प्रकार के आवेश इस तरफ से विपरीत प्रकार के आवेश वाली वस्तु लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैं यहां पर विपरीत प्रकार के आवेश लेकर के आऊंगा, तो आपको पता है विपरीत आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण। तो जो ऋण आवेश है ये इससे दूर दूर की तरफ जाएंगे, मतलब ये अभी इसके नजदीक है तो ये इस तरफ आ जाएंगे, और धन आवेश अगर दूर है तो वो इस तरफ आ जाएंगे, इधर की बाउंड्री पर धन आवेश आ जाएंगे। तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो जब मैं इसे लाऊंगा तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का कुछ ऐसा मतलब हो जाएगा। धन आवेश तो इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि इधर ऋण आवेश है, और ऋण आवेश दूर भाग जाएंगे। ठीक है, अब एक दूसरी बॉडी रखनी पड़ेगी जो कि न्यूट्रल होगी, और ये आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से इस बॉडी से धन आवेश इधर आ जाएंगे और ऋण आवेश इसमें चले जाएंगे। तो आपने देखा, अब इन बॉडीज को अलग अलग कर दिया, अब इन बॉडीज को अलग अलग कर दिया, तो मेरे पास दो बॉडीज मिली, एक जो है नेगेटिवली चार्ज है पूरी, जिसके अंदर आवेश सारे ऋण आवेश हैं, और एक के अंदर सारे आवेश क्या है, धन आवेश है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग, इसे हम कहते हैं वस्तुओं की चार्जिंग करना। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग एक दो पॉइंट्स लिखेंगे, यहाँ पर एक दो पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन का मतलब होता है वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण में देखिए बच्चों, किसी, लिखिए मेरे साथ, चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की केवल उपस्थिति के कारण, केवल उपस्थिति के कारण किसी चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की केवल उपस्थिति के कारण ही विपरीत आवेश प्रेरित करने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, तो विद्युत प्रेरण में आप कहेंगे कि हमको कोई वस्तु को आवेशित करना है, उस वस्तु को आवेशित करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी वस्तु लाएंगे, और अन्य आवेश, जो दूसरी आवेशित वस्तु होगी उसकी सिर्फ उपस्थिति होगी, संपर्क नहीं होगा, उपस्थिति के कारण ही विपरीत आवेश प्रेरित करने की जो घटना होगी, जो दूसरी वस्तु पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएगा, उसे हम विद्युत प्रेरण कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है, इसका एक डायग्राम भी बना लीजिए। इसका एक डायग्राम भी बना लीजिए बहुत छोटा सा। तो ये दो वस्तुएं हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेरित हो जाएगा, दूसरे के ऊपर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, दूसरे के ऊपर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। ओके, तो ये है इधर वाली जो बॉडी है, इसको हम कहते हैं आवेशित चालक, और इसको हम बोलेंगे प्रेरित चालक। ठीक है, तो दो चालक है हमारे पास, एक आवेशित है और दूसरा प्रेरित है। तो किस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ, जिसको हम वैद्युत प्रेरण भी बोलते हैं, यह आपने समझा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विद्युत आवेश के जो मूल गुण हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि 3 हम बोलते हैं। नंबर 1 है योज्यता, नंबर 2 है कंजर्वेशन, नंबर 3 है क्वांटाइजेशन, यानी योज्यता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। योज्यता मतलब एडिटिविटी, ठीक है, ऐड कैसे कर सकते हैं। तो योज्यता वाला जो गुण है वो बहुत सिंपल है। सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आवेश जो है वो +4 कूलाम है, +3 कूलाम है और -7 कूलाम है। कुछ समय बाद आवेशों के आदान, बॉडी के अंदर, शरीर निकाय के अंदर जो आवेश है वो कुल आवेश, अगर नेट चार्ज की बात करें, यहां पर नेट चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा। नेट चार्ज की अगर बात करें, +4 कूलाम, +3 कूलाम, -7 कूलाम। तो आवेशों को जोड़ने का जो नियम है बच्चों, वो ये है कि आवेश को उसके चिन्ह के साथ जोड़ा जाए, आवेश को उसके चिन्ह के साथ जोड़ा जाए। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये हो गया 7 कूलाम, -7 कूलाम, 7 में से 7 गए 0 कूलाम, यानी ये वस्तु जो है ये विद्युत रूप से उदासीन है, न्यूट्रल है। खैर, योज्यता मैं समझा रहा था, आपको समझ पाए। जब आप किसी आवेश को जोड़ेंगे, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को जोड़ेंगे, तो उसके लिए आप उस आवेश को चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे, तब जाकर के उसे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज एक और एग्जांपल देते हैं कि एक वस्तु है, इस पर आवेश इस प्रकार से है कुछ, +5 कूलाम, -1 कूलाम, -5 कूलाम एंड +3 कूलाम। चलिए इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, +5 कूलाम, +3 कूलाम, -1 कूलाम, -5 कूलाम। तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 6 कूलाम, और 8 में से 6 गए 2 कूलाम बचा, यानी नेट आवेश कितना है, 2 कूलाम। कैसा, प्लस का। आई बात समझ में। तो नेट आवेश इस पर कितना है, इस वस्तु पर +2 कूलाम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो योज्यता वाला जो गुण है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या कहता है आवेशों का संरक्षण हमें ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। यानी आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, आवेश को सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम ये भी कह सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है। क्या मतलब हुआ इसके कहने का, इसके कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है, अगर किसी वस्तु पर हमको धन आवेश उत्पन्न करना है या ऋण आवेश उत्पन्न करना है, तो उसके लिए हमको किसी दूसरी वस्तु से आवेश स्थानांतरित करना होगा। समझ रहे हो, अपने आप नहीं होगा कि उस पर धनावेश आ जाएगा या फिर ऋणावेश आ जाएगा, अपने आप ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, ना हम उसका आवेश को समाप्त कर सकते हैं।
बस किसी दूसरे वस्तु को लाना होगा और उससे आवेश का हम स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश जो है वो नियत रहता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। जो संरक्षण के जो भी नियम होते हैं उनका स्टेटमेंट इसी प्रकार से होता है। इससे पहले आप संरक्षण के काफी नियम पढ़ चुके होंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा अन्य संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सभी संरक्षण के नियम आप पढ़ चुके होंगे। तो संरक्षण के नियमों में सीधी सीधी बात की जाती है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को सिर्फ एक रूप से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, किसी विलगित निकाय का जो नेट द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। यहां पर आवेश की बात की जाएगी। किसी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है, यानी फिक्स होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट आपके समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, एक बार फिर से पढ़ ले रहा हूं, इतने में आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें आवेश 5 कूलाम, जैसे पीछे हम एग्जांपल ले रहे थे, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। 5 कूलाम, 3 कूलाम, -2 कूलाम, +7 कूलाम। अब यही निकाय जो है, थोड़ी देर में यही वस्तु थोड़ी देर में आवेशों का स्थानांतरण हुआ, मतलब जो अंदर के आवेश थे इन्होंने ही एक दूसरे से आवेशों का आदान प्रदान करा और ये कुछ इस प्रकार से हो गई। और चौथे आवेश का हमको पता नहीं है कि वो कितना कूलाम उसको मिला होगा, कितना उस पर आवेश होगा। तो यहां से हम देखते हैं टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना आ रहा है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में से 2 गए 13 कूलाम, प्लस का 13 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए आप, यहाँ पर आ रहा है 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 4 कूलाम है। कितने कूलाम की और आवश्यकता है, 9 कूलाम की। तो ये जो बचा हुआ आवेश है ना, ये 9 कूलाम होगा। मतलब नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख रहे होंगे नेट चार्ज, उस पर भी 13 कूलाम है, इस पर भी 13 कूलाम है, क्योंकि ये एक ही निकाय है। मैंने आपको क्या बोला, एक ही सिस्टम है, ये चेंज नहीं हुआ है सिस्टम, वही सिस्टम था, उसके अंदर आवेश परिवर्तित हुए, तो नेट आवेश उतना ही रहेगा। बात समझ रहे हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है, आवेश संरक्षण का नियम बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो थर्ड है, तीसरा गुण है आवेशों का, दैट इज क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटमीकरण। तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या कहता है, आवेशों का क्वांटमीकरण ये कहता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज नाम का एक आवेश चार्ज होता है, यानी मूल आवेश नाम का एक आवेश होता है। फिजिक्स में हम लोग जो मूल आवेश की बात करते हैं बच्चों, वो हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन को हम मूल कण मानते हैं और उसके ऊपर जो आवेश है उसको हम मूल आवेश के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन मूल आवेश की जब बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, यानी समान आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा, प्रोटॉन के ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर सिर्फ ये होगा कि इन दोनों पर विपरीत आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश है ना, नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो माइनस आ गया उसके आगे, और प्रोटॉन के आगे प्लस आ जाएगा क्योंकि वो धनात्मक आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, तो क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कहता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत ये कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
इस बात को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि आवेश कितना हो सकता है, आवेश इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये गुणज है पूर्ण, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। तो ये जो संख्याएं है ना, ये पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बोलें कि इतना आवेश पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि इसको इसमें 10 गुणा करेंगे तब ये बन जाएगा। 10 क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये आवेश हो सकता है। कौन सा आवेश नहीं हो सकता है, कौन सा आवेश नहीं रह सकता है, आवेश किस रूप में नहीं रह सकता, आवेश इस रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि मूल आवेश क्या है, ये है, मूल आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। उससे आपको ये बनाना होगा, तो आपको एक ऐसी संख्या की गुणा करनी होगी जो कि पूर्णांक नहीं होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो भी आवेश होगा वो पूर्णांक गुणज होगा, किसका, इसका, और ये क्या है, ये मूल आवेश है। बात समझ में आ गई, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई का क्या मतलब है, n मतलब पूर्णांक, n मतलब पूर्णांक 1 2 3 4, ठीक है, और E मतलब मूल आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैंने क्या कहा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के साथ यदि किसी पूर्णांक संख्या के गुणा होकर के वो आवेश बन रहा है तो वो आवेश एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आवेश कौन सा एग्जिस्ट करेगा, किस आवेश, कितना आवेश रह सकता है, वो है किसी भी मूल आवेश का पूर्णांक गुणज। यानी कि यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लूं कि क्या आवेश संभव है, क्या इतना आवेश संभव है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, आई थिंक आपका आंसर आएगा, जब आप 308 को 16 से डिवाइड करोगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, है ना, और 308 विल बी डिवाइडेड बाय 16, तो आपका अराउंड आएगा, ठीक है, 19.25, और यहाँ 10 की पावर -67 प्लस 19 हो जाएगा। सॉरी तो 10 की पावर कितना हो जाएगा इधर कैलकुलेट करके, 17 में से 9 गए तो बचे 8, एंड 5 में से 1 गए तो बचे 4, -48। तो हमारे पास इतना आवेश बच रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मूल आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसकी गुणा में होना चाहिए था ना, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलनी चाहिए थी, एक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए थी। कैसे मिलनी चाहिए थी, पूर्णांक संख्या, लेकिन ये कैसी संख्या है, ये दशमलव में है संख्या, ये संख्या दशमलव में है। अगर मैं यहाँ से 10 की घात को सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस है, इसके पीछे ये पॉइंट पीछे पीछे की तरफ जाएगा, ये दशमलव हमेशा रहेगा ही। तो यानी कि ये संभव नहीं है। आप कहेंगे नहीं, यह आवेश संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यह मूल आवेश का पूर्णांक गुणज नहीं है, यह आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज नहीं है। आई बात समझ में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा क्या यह आवेश संभव है, तो आप कहेंगे नहीं। आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, मूल आवेश से। मूल आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से। जब आप उसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर पूर्णांक संख्या आई है तो आपको पता लग जाएगा वो आवेश संभव है या नहीं है। तो ये तीन जो मूल गुण हमने पढ़े किसके, आवेश के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक हैं। आपको जो है इन नियमों को ध्यान रखना है। तो पहला हमने योज्यता पढ़ा, आवेशों के मूल गुण में पहला गुण था योज्यता, दूसरा संरक्षण का, और तीसरा था क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन का। ठीक है, तो 3 हमने आवेशों के
गुण देखिए। नेक्स्ट हम लोग किस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं? क्वांटमीकरण के बाद सॉरी, क्वांटमीकरण के बाद आप कुछ डेटा जो है नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डेटा जो है नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा। कुछ डेटा जो है नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान होता है? एक प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। आप सीधे सीधे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन भारी होता है। इसीलिए जब आवेशों के स्थानांतरण की बात करी जाती है, जब आवेशों को ट्रांसफर करने की बात करी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। भारी जो आवेश है वो आसानी से ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों के बात नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की बात की जाती। और चार्ज तो पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है ना, ये हम लोग लिख चुके हैं। तो आप ये 2-4 चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, प्रोटॉन के ऊपर आवेश, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो आज बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अभी हम बेसिक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप इन चीजों को समझते जाएंगे, चैप्टर के अंदर की बातें आपको आसान लगती जाएंगी। तो समय की कमी के कारण आज की क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं। अगली क्लास ठीक यहीं से करेंगे कंटिन्यू। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर के आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे और जरूर इसे एक बार याद करेंगे जो बातें आपको आज बताई गई। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।